नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जॉब यूनिवर्स। दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश की विभिन्न सरकारी विद्युत कंपनियों में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने काफ़ी समय के बाद 2024-25 के लिए के लिए विभिन्न डिपार्टमेंटों में लगभग 23 डिपार्टमेंटों में वैकेंसी निकाली है। इसके लिए ऑल इंडिया से आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं और जिसमें मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को प्राथमिकता मिलेगी। ये जो पद के लिए आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं ये नियमित नियमित श्रेणी के पद हैं और परमानेंट पद हैं और ये टोटल 2573 यानी 2573 पद के लिए आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। इसमें इन आवेदन पत्रों को मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे है ये जो पद के लिए जो आवेदन है आप घर बैठे आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने पीसी से सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है और इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी में इस वीडियो में आगे आपको पूरी जानकारी दूंगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप बने रहिए और इस वीडियो को स्किप करके मत देखिए, नहीं तो बहुत कुछ आपको सही जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा डिटेल रूप से देखिए क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों अब मैं आपको शुरू करता हूँ इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देने के लिए। तो सबसे पहले बताता हूँ वर्ष 2024-25 के लिए मध्य प्रदेश में टोटल जो विभिन्न वितरण कंपनियां हैं जिन्होंने नियमित पदों की भर्ती हेतु आवेदन पत्र मंगाए हैं और इन जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं ये विद्युत के उत्पादन, विद्युत के वितरण, विद्युत के पारितेश, विद्युत के प्रबंधन के क्षेत्र में काम करती हैं। कंपनियां हैं मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण की मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जबलपुर, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर, मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर। इस तरह से 6 कंपनियां मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण का कार्य करती हैं जो कि मध्य प्रदेश सरकार के अधीन होती हैं, हम अधीन हैं। इसमें टोटल ये सभी 6 कंपनियों में टोटल 2573 पदों के लिए वैकेंसी निकली है और इसमें अब मैं आपको पूरा डिटेल जानकारी दूंगा कि कौन सी कंपनी में कौन सी पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है और साथ में उनमें पूरी ढंग से डिटेल आपको जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कार्यपालक सहायक श्रेणी 3 प्रशिक्षु। इसमें जो जानकारी की डिटेल में जानकारी दूंगा आपको, उसमें आपको हर जानकारी मिलेगी कि कितने पद हैं, किस श्रेणी के कितने पद हैं, किसको कितना आरक्षण है, मेल की कितनी पोस्ट है, फीमेल की कितनी पोस्ट है, SC/ST की कितनी पोस्ट है, OBC की कितनी पोस्ट है, फुल डिटेल जानकारी दूंगा और कौन सी कंपनी में कितनी पोस्ट हैं, साथ में पोस्ट कौन सी पोस्ट के नाम हैं, क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, एग्ज़ाम कैसे होगा, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, फीस कितनी है, इस सारी पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल पर विजिट नहीं किया है तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर विजिट करें, मेरे चैनल पर जाके देखें। मेरे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा आप सभी को दी गई है आप उन्हें चेक कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है मेरे चैनल पर वो पूर्णतः आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता कि मैंने कोई फाल्स जानकारी दी है। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप मेरे द्वारा कही गई बात को पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं। मैं तभी आप लोगों के सामने जानकारी लेके आता हूं जब मुझे पूर्ण रूप से ऑन पेपर दिख जाता है कि हाँ ये नोटिफिकेशन, ये जानकारी पूरी सही है।
मैं बढ़ा चढ़ाकर और बेवजह की भ्रमित करने वाली जानकारी सिर्फ अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए नहीं करता हूं। इसलिए आप मेरे चैनल पर और मुझ पर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल जॉब यूनिवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल जॉब यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, जिससे आपको मेरे द्वारा जब भी वीडियो डाला जाए तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ में मेरे इन वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी और अपने ग्रुपों में भी शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी इन वीडियो की उपयोगिता का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं एक कंपनी का बारे में डिटेल बताता हूं। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर। इसमें टोटल कार्यालय सहायक श्रेणी 3 की प्रशिक्षु में कुल 818 पद की पोस्ट निकले हैं। 818 में टोटल जो 818 पोस्ट निकली हैं, इसमें मैं आपको बता देता हूं कि अनारक्षित माने सामान्य श्रेणी के लिए आपको कितने पद हैं, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, इस तरह से विभिन्न कैटेगरी के टोटल मिला के आपको कुल 328 पद हैं, है ना। इसमें अनारक्षित वर्ग के लिए ओपन में मतलब सामान्य में 56 पद हैं, और लेडीजों के लिए मतलब महिलाओं के लिए 29 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 40, अनुसूचित जाति की महिला के लिए 16, अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग ओपन में 58 सीट है, महिलाओं के लिए 21 सीट है, ईडब्ल्यूएस में सामान्य के लिए 20 सीट है, महिलाओं के लिए 11 सीट है। इस तरह से टोटल इंदौर पश्चिम क्षेत्र में 328 पोस्ट निकली हैं। और इसी तरह अब बात करते हैं एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी जबलपुर में जो पोस्ट है, टोटल 7 पोस्ट है। इसी तरह मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी जबलपुर में टोटल 45 पोस्ट है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल में टोटल 337 पोस्ट है। इस तरह से जो पद जो मैंने बताया आपको, इस तरह से हर कंपनी में कार्यालय सहायक श्रेणी 3 प्रशिक्षु के टोटल 818 पद हैं। इसके बारे में पूरा आपको बताया। अब बात करते हैं दूसरे पद के बारे में। तो दूसरे पद के लिए आपको लाइन परिचारक वितरण में प्रशिक्षु के लिए कुल 1196 पद हैं। तो इसके लिए भी वही है कि अलग अलग कंपनियों में कितनी पोस्ट है वो मैं आपको डिटेल जानकारी देता हूं। इसमें मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर में टोटल आपको है 346 पोस्ट है। और मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र जबलपुर में टोटल 524 पोस्ट है। मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड भोपाल में टोटल 174 पद हैं। इस तरह से लाइनमैन की टोटल 1044 पद हैं। इसी तरह तीसरी पोस्ट जो है वो प्राविधिक, और जो तीसरी पोस्ट है उसके बारे में आपको बताता हूं। सुरक्षा उप निरीक्षक प्रशिक्षु की टोटल 7 पद हैं। इसमें भी अलग अलग 6 कंपनियों में अलग अलग पोस्ट निकली हैं। और कनिष्क अभियंता संयंत्र मैकेनिकल प्रशिक्षु की टोटल 14 पोस्ट है। इसमें भी अलग अलग कंपनियों में अलग अलग पोस्ट हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल। इसी तरह कनिष्क अभियंता संयंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशिक्षु में 3 पद हैं, जो कि जबलपुर में 3 हैं। इसी तरह कनिष्क अभियंता सहायक प्रबंधक सिविल प्रशिक्षु में कुल 30 पद हैं। इसमें इंदौर में 11 पद, जबलपुर में 10 पद, जबलपुर के अलग कंपनियों में अलग है, और भोपाल में 5 पद है। इस तरह से टोटल 29 पद हैं। कनिष्क अभियंता सहायक प्रबंधक पारेषण वितरण एवं संयंत्र में इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु के कुल 237 पद हैं। इसमें इंदौर, जबलपुर और भोपाल में टोटल पद हैं। सहायक विधि अधिकारी विधि सहायक प्रशिक्षु की टोटल 31 पद है।
इसमें इंदौर में एक भी नहीं है ना। इसी तरह जबलपुर में भी जबलपुर में एक है, भोपाल में 23 है। एक प्रबंधक मानव संसाधन प्रशिक्षु में कुल टोटल 12 पद हैं, और सहायक प्रबंधक प्रशिक्षु में कुल 4 पद हैं। संयंत्र सहायक मैकेनिकल प्रशिक्षु में कुल 46 पद हैं, और इसमें जबलपुर में ही 41 पद हैं। औषधि संयोजक यानी फार्मासिस्ट के कुल 2 पद हैं। औषधि संयोजक भंडार सहायक प्रशिक्षु के 18 पद हैं। भंडार सहायक प्रशिक्षु के 18 पद हैं। कनिष्ठ अभिलेख के 18 पद हैं। लैब टेक्नीशियन के 5 पद हैं। रेडियोग्राफर के 5 पद हैं, और ईसीजी टेक्नीशियन के 6 पद हैं। अग्निशामक के 5 पद हैं, और प्रकाशन अधिकारी के 1 पद है। सुरक्षा सैनिक के 31 पद हैं। प्रोग्रामर प्रशिक्षु के 6 पद हैं, और कल्याण सहायक प्रशिक्षु के 3 पद हैं। विभिन्न परिचारक प्रशिक्षु के 38 पद है। मतलब ये जो सीधी भर्ती है, इसमें आपको सीधी भर्ती का मतलब है कि आपको सिर्फ रिटर्न बेस के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, और इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, और जो भी आपकी मेरिट बनेगी उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो अब मैं इसमें जो नियम शर्तें हैं उसके बारे में डिटेल बताऊंगा कि कौन से पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या अन्य योग्यता, एक्सपीरियंस वगैरह जो भी मांगा गया है उसके बारे में पूरी डिटेल आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अब इसमें आपको मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आपको डिटेल है इसमें कार्यालय सहायक प्रशिक्षु के जो प्रशिक्षु ग्रेड 3 में जो के लिए जो कम से कम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में आपको बताता हूँ। उम्मीदवार को कम से कम सेंट्रल या राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th यानी माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, या उत्तीर्ण होनी चाहिए कंपलसरी। उसके साथ में उक्त के अतिरिक्त उम्मीदवार को कोई कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक होनी चाहिए, जो यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से डिप्लोमा हो, है ना, या यूजीसी द्वारा मान्यता मुक्त विद्यालय कहीं से भी आपको प्रोग्रामिंग कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का 1 वर्ष का पाठ्यक्रम आपने कम से कम किया हो। दूसरा, लाइन परिचारक मतलब लाइनमैन के लिए जो पोस्ट है उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो लाइनमैन के लिए कम से कम 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, जो किसी केंद्र या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्राप्त हुई हो। साथ में एनसीवीटी या एसवीटी से मान्यता प्राप्त औद्योगिक संस्थान से या प्राइवेट आईटीआई संस्थान से 2 वर्षीय या 3 वर्षीय आईटीआई यानी इलेक्ट्रिकल में, लाइनमैन में या वायरमैन में आपने परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अप्रेंटिसशिप परीक्षा अवधि को छोड़कर आईटीआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत इलेक्ट्रिकल सेक्टर में शहडोल, रतलाम, रामपुर, नर्मदानगर आईटीआई से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र होंगे। ये कम से कम आईटीआई होल्डर होना चाहिए, मतलब 10th पास प्लस आईटीआई पास होना चाहिए। आईटीआई किस में होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल या लाइनमैन या वायरमैन से आईटीआई पास होना चाहिए, या फिर 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ साथ मध्य प्रदेश शासन की विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा जारी तार मिस्त्री ओवरहेड अधिष्ठान में कार्य करने का उनके पास प्रमाण पत्र हो। तीसरे पद के बारे में बात करते हैं, सुरक्षा उप निरीक्षक प्रशिक्षु। सुरक्षा उप निरीक्षक प्रशिक्षु के लिए कम से कम जो योग्यता होनी चाहिए, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। इसमें पुलिस, थल सेना, नेवी, आर्म्स फोर्स, पैरामेडिकल फोर्स, केंद्र द्वारा इंटेलिजेंस सर्विस विभाग द्वारा विभागों में होमगार्ड में सैनिक, लांस नायक, हवलदार पद पर कार्यरत कर्मचारी जिन्होंने विज्ञापन दिनांक तक न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो या एक्स सर्विस हो, उनको वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। अब तीसरा है कनिष्ठ अभियंता संयंत्र मैकेनिकल प्रशिक्षु। कनिष्ठ अभियंता संयंत्र मैकेनिकल प्रशिक्षु के लिए कम से कम क्या योग्यता होनी चाहिए? उसके लिए यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से अनारक्षित मध्य प्रदेश की मूल निवासी वर्ग के अभ्यर्थी होते कम से कम 65% के साथ
कम से कम 65% के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। और SC ST वगैरह, SC ST ओबीसी और दिव्यांगजनों के लिए कम से कम 55% के साथ उन्हें पास होना आवश्यक है। और साथ में इसमें जो है ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग की रेगुलर में डिप्लोमा, BE, BTech डिग्री उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक, अब कनिष्क अभियंता संयंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रशिक्षु में क्या है, इसमें भी योग्यता क्या होनी चाहिए, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में रेगुलर में डिप्लोमा या BE या BTech डिग्री उत्तीर्ण आपका होना चाहिए कम से कम 60% के साथ सामान्य वालों के लिए, और SC ST OBC तो दिव्यांगजनों के लिए कम से कम 55% मार्क के साथ उत्तीर्ण होना आपका डिग्री होना आवश्यक है। ठीक, इसी तरह कनिष्क अभियंता सहायक प्रबंधक प्रशिक्षु सिविल में, इसमें सिविल के लिए इसके लिए यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा कम से कम आपको सिविल इंजीनियरिंग में रेगुलर में डिप्लोमा, BE या BTech होना चाहिए। सामान्य वालों के लिए 60% कम से कम उत्तीर्ण होना चाहिए 60% मार्क के साथ, और SC ST OBC के लिए 55% के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कनिष्क अभियंता सहायक प्रबंधक वितरण पारेषण संयंत्र इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु में वही ग्रेजुएशन होना चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के साथ। इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में नियमित रूप से रेगुलर में BE BTech AMIE की डिग्री होना चाहिए 60% मार्क के साथ, और SC ST OBC 55% मार्क के साथ होनी चाहिए। और इसी तरह सहायक विधि अधिकारी या विधि सहायक प्रशिक्षु के लिए जो पद है उसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कम 60% मार्क के साथ कम से कम 60% मार्क के साथ आपको LLB डिग्री होनी चाहिए, है ना। सहायक प्रबंधक प्रशिक्षु मानव संसाधन, इसके लिए भी आपको कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, और साथ में आपको उच्च योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को छूट मिलेगी। सहायक प्रबंधक सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण के लिए आपको जो कम से कम योग्यता होनी चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, आपको कम से कम 60% के साथ डिग्री कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर विज्ञान मतलब CS इंजीनियरिंग की हुई होना चाहिए आपको। CS से कंप्यूटर से आपको इंजीनियरिंग पास होना चाहिए। संयंत्र सहायक मैकेनिकल प्रशिक्षु के लिए कम से कम जो योग्यता होनी चाहिए हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, और साथ में आपको आर्थिक जो संयंत्र सहायक मैकेनिकल प्रशिक्षु के लिए कम से कम आपको मैकेनिकल पंप, मैकेनिकल वाहन, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक ट्रेड में नियमित रेगुलर रूप से अपने को ITI ट्रेड में प्रमाण पत्र पास होना चाहिए कम से कम 60% मार्क के साथ सामान्य के लिए, और SC ST OBC के लिए आपको 50% के साथ होना चाहिए। ठीक, संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु के लिए आपको क्या करना है, कम से कम मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिशियन वायरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में रेगुलर रूप से ITI ट्रेड में प्रमाण पत्र परीक्षा पास की हुई हो, और जो कम से कम 60% मार्क के साथ आपने पास किया हो। ठीक, औषधि संयोजन में फार्मासिस्ट के लिए आपको क्या होना चाहिए, कम से कम विज्ञान संख्या में 12th क्लास पास होना चाहिए, और साथ में आपको फार्मेसी काउंसलिंग में फार्मासिस्ट के रूप में जीवित आपका पंजीयन होना चाहिए। भंडार सहायक प्रशिक्षु के लिए 12th क्लास पास होना चाहिए आपको कम से कम, और ये कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा हो, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा हो, है ना। NCVT नई दिल्ली मध्य प्रदेश से कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में 1 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा किया हो। 15वीं पोस्ट है कनिष्क शीघ्र लेखक। कनिष्क शीघ्र लेखक के लिए जो कम से कम 12th क्लास पास होना चाहिए, और कम से कम आपको उसके साथ में एक कंप्यूटर परीक्षा ही पास होना चाहिए। NCVT मध्य प्रदेश से कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष का पाठ्यक्रम होना चाहिए आपको। ANM के लिए क्या चाहिए आपको, कम से कम 12th क्लास पास होना चाहिए, साथ में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र के एक आपको निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण आपके पास होना चाहिए। ड्रेसर
ड्रेस मतलब पट्टी बंधक के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम 12th क्लास पास होना चाहिए और 3 माह का ड्रेसर का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है, स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए कम से कम 10+2 से आपको 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास होनी चाहिए। सामान्य वालों वर्ग में 65% चाहिए पास और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से नियमित बीएससी नर्सिंग या जनरल नर्सिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और साथ में मध्य प्रदेश नर्सिस रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग में आपका जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। इसी तरह लैब टेक्नीशियन प्रयोगशाला के लिए क्या निर्धारित योग्यता होनी चाहिए, 10+2 शिक्षा पद्धति से 12th क्लास पास होना चाहिए जीव विज्ञान संज्ञा में बायोलॉजी में, और साथ में मध्य प्रदेश शहर चिकित्सा परिषद में जीवित पंजीयन होना चाहिए और संस्थान में लैब टेक्नीशियन का डिग्री या डिप्लोमा आपको होना चाहिए। इसी तरह रेडियोग्राफर के लिए 10+2 में 12th क्लास पास होनी चाहिए जीव विज्ञान संख्या से, और साथ में रेडियोग्राफर में नियमित डिप्लोमा डिग्री प्रमाण पत्र हो, है ना, और साथ में मध्य प्रदेश शहर चिकित्सा परिषद में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। ईसीजी टेक्नीशियन का भी है। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए कम से कम 12th क्लास पास होना चाहिए जीव विज्ञान संख्या के साथ में। राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से ईसीजी टेक्नीशियन का नियमित डिप्लोमा डिग्री उत्तीर्ण होना आवश्यक है और साथ में शहर चिकित्सा परिषद में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। अग्निशामक की पोस्ट के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए भारत सरकारी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, साथ में भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से अग्निशमन में मुख्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अग्निशमन पाठ्यक्रम की अवधि 6 माह से कम नहीं होना चाहिए। इसी तरह प्रकाशन अधिकारी प्रशिक्षु, इसमें 12th के मतलब मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से आपको कम से कम 65% के साथ पास होना चाहिए। साथ में कम्युनिकेशन जनसंपर्क पत्रकारिता में पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा उत्तीर्ण होना आवश्यक है प्रकाशन अधिकारी। और इसी तरह सुरक्षा सैनिक की जो पोस्ट है, सुरक्षा सैनिक की पोस्ट के लिए आपको कम से कम 12वीं क्लास आपको 10+2 में 12th क्लास पास होना अनिवार्य है। साथ में पुलिस थल सेना नाविक में कम से कम 2 वर्ष की सेवा आपने पूरी कर ली हो, एक्स सर्विसमैन होना आपको होना चाहिए। इसी तरह प्रोग्रामर प्रशिक्षु में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीई कंप्यूटर साइंस आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी और एमसीएम कंप्यूटर साइंस आईटी एमसीएम उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक, इसमें जो विशेष योग्यता है वो .NET जावा पीएचपी प्रोग्राम में प्रोजेक्ट किया गया, आपने कम से कम 5-6 प्रोजेक्ट किए हों, उसके लिए आपको कम से कम ये निर्धारित है। इसी तरह कल्याण सहायक प्रशिक्षु के लिए जो निर्धारित योग्यता है वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MSW सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री होना चाहिए। अनिवार्य योग्यता मान्यता प्राप्त विद्यालय से कम लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। कम से कम आपको 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसी तरह सिविल परिचारक प्रशिक्षु में मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षित संस्थान मतलब ITI से 1 वर्षीय ITI मेसन ट्रेड से आपको पास होना चाहिए। और इसी तरह इस तरह से मैंने अभी आपको बताया जो 27 तरह की विभिन्न पद जो कि जिनकी संख्या कुल 2573 है। जो 27 तरह के विभिन्न पद हैं मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण की जो 6 कंपनियां उनमें टोटल 27 तरह के पद हैं और उसमें 2573 पदों के लिए आवेदन जो मंगाए गए हैं। इसमें मैंने अभी आपको बताया कि इन पदों के लिए हर पद के लिए अलग अलग योग्यता है और हर पद की योग्यता के बारे में मैंने आपको डिटेल बताया कि किस पद के लिए आपको निर्धारित योग्यता क्या होनी चाहिए। और अधिक इसके बारे में डिटेल जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखो, तो मैं इन सब की इसकी पूरी PDF आपको व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करा दूंगा। या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल जॉब यूनिवर्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर मेरे इस सभी तरह की जो भी आपको आवश्यक लगेगा नोटिफिकेशन के बारे में भी या और डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूरी आपको PDF प्राप्त
हो जाएगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जॉब इन्वेस्ट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि मेरे चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है वो पूर्णतः सटीक और बिल्कुल सही जानकारी होती है। इसमें आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों मेरा कहने का यही मतलब है कि आप मुझ पर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं। और यदि आपको मेरे से और अधिक कुछ इस मतलब जॉब नोटिफिकेशन या जॉब के बारे में डिटेल जानकारी के अलावा भी यदि आप मेरे से तो आपकी व्यक्तिगत कोई चाहत है कि आप इस किसी सब्जेक्ट के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में या किसी विशेष पोस्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाकर पेश कर सकूं। और दोस्तों साथ में आप अपने कमेंट्स में आप हमें ये बताइए कि आप किस शहर से हैं और आपकी क्या योग्यता है और आप किस क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं। और तो जिससे मुझे आपके लोगों के हिसाब से डिटेल जानकारी और अधिक उसी क्षेत्र में ज़्यादा रिसर्च करके आपके सामने मैं आपको अपनी क्षमता अनुसार जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और यदि आप चाहते हैं कि आप मतलब आप तैयारी कैसे करें और कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन सा सिलेबस होना चाहिए, कौन सी कोचिंग करनी चाहिए, किस क्षेत्र में जाना चाहिए या आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है, इन सब के बारे में भी आप मुझसे सलाह ले सकते हैं और आप मुझे व्यक्तिगत रूप से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों मेरे व्हाट्सएप पे भी आप मुझे अपनी डिटेल भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9644478347। जो भी आपकी कोई इंक्वायरी हो वो आप मुझे इस नंबर पर मुझसे ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया टोटल पद के बारे में और पद की निर्धारित योग्यता के बारे में। दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि इन पदों के लिए आयु सीमा क्या है और उसके बारे में पूरी डिटेल बताऊं। सबसे पहले तो जो आयु सीमा की जो गणना की जाएगी 1 जनवरी 2024 के हिसाब से को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। तो सबसे पहले आयु सीमा की गणना कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी 2024 के हिसाब से की जाएगी। इसमें न्यूनतम आयु सीमा कम से कम कैंडिडेट की 18 वर्ष होनी चाहिए। और अधिक डिटेल जानकारी विस्तृत जानकारी मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष रहेगी। पुरुष अनारक्षित वर्ग या अन्य राज्य के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष है। मध्य प्रदेश की मूल निवासी पुरुष या महिला आरक्षित वर्ग जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनारक्षित पिछड़ा वर्ग, EWS, दिव्यांगजनों के लिए 45 वर्ष है। मध्य प्रदेश की मूल निवासी पुरुष या महिला शासकीय निगम, मंडल, स्वशासी संस्थान, होमगार्ड के कर्मचारी जो वर्तमान में है उनके लिए भी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रखी गई है। ठीक है। और इसमें मोटा मोटी सीधी सी एक बात बोले, इसमें आयु सीमा के बारे में और आरक्षण के बारे में सरकार द्वारा जारी नियम पूर्ण रूप से लागू होंगे। इसको किसी भी तरह का कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक। आरक्षण का भी यही है कि सभी आरक्षण केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी और या स्थानीय निवासी के उम्मीदवारों को ही मिलेगा। अन्य स्टेट के जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे वो किसी भी जाति समाज के हों उन्हें अनारक्षित वर्ग की श्रेणी में माना जाएगा। ठीक। कि EWS के बारे में जो सरकार के नियमानुसार सरकार ने जो नियम लागू किए हैं वो पूरे नियम EWS के हिसाब से लागू होंगे। अब बात करते हैं। अब ये मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से पद हैं, कितने पद हैं और साथ में इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु सीमा क्या होनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि इन पदों में चयन कैसे होगा। इन पदों के चयन के लिए क्या प्रोसेस है उसके बारे में पूरे प्रोसेस के बारे में पूरा डिटेल जानकारी देता हूँ। सबसे पहले जो इसमें आवेदन से संबंधित पद पर चयन
कंप्यूटर मतलब सीबीटी, तो सीबीटी बेस्ड सीबीटी एग्जाम के तहत होगा ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें जो टोटल प्राप्त अंक होंगे उसी के मेरिट के बेस पे होगा। और जो ये सीबीटी एग्जाम होगा वो 100 अंक का पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसका जो है ना सिलेबस है, उसकी अभी सरकार ने मतलब सरकार ने उसे प्रसारित नहीं किया है, तो अभी मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा कहना है कि जब तक कि मुझे ऑथेंटिक जानकारी नहीं होगी मैं बेवजह की बात नहीं करता। हाँ, पुराने जो पैटर्न है, जो पहले कई पेपर हुए हैं उसके बेस पर जो सिलेबस है उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में सरकार ने चूंकि घोषणा नहीं की है, वो अभी सिलेबस कुछ दिनों में आएगा, उसके बारे में पूरे डिटेल में आपको पुनः दूंगा, अपडेट दूंगा। तो सिलेबस इसके बारे में सिलेबस आपको के बारे में बाद में बताऊंगा। और इसमें जो है कट ऑफ मार्क जरूर रखे गए हैं कि कैंडिडेट को कम से कम कट ऑफ मार्क कितने लाने चाहिए, मिनिमम आने चाहिए, नहीं तो वो मेरिट की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। तो जो कट ऑफ अंक है वो 25% है, कम से कम आपको 100 में से 25 नंबर लाना ही होंगे, तब कहीं जाके आप मेरिट की दौड़ में सम्मिलित हो सकते हैं। टेस्ट होगा उसके बारे में आपको बताऊंगा। शारीरिक दक्षता हेतु चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा चयनित उम्मीदवारों की सूची कंपनी वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी। और मैं बताता हूँ, शारीरिक दक्षता परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण में निम्नलिखित परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। निम्न दाब लाइनमैन के खंभों पर सीढ़ी की सहायता से 15 किलोग्राम वजन लेकर 2 मिनट में चढ़ना एवं उतरना होना चाहिए। टूल किट एवं रस्सी झूला लेकर 10 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए। उपरोक्त दोनों शारीरिक दक्षता उत्तीर्ण करना आवश्यक है। ठीक, एक बार में शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर पुनः शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने नहीं दिया जाएगा। मतलब आपको सिर्फ एक मौका मिलेगा, ये आपको पूरा करना पड़ेगा क्या कि टूल किट या रस्सी का झूला लेकर 10 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल चलना है और लो लाइन के खंभे पर सीढ़ी की सहायता से 15 किलो वजन लेकर 2 मिनट में चढ़ना, ये आपका शारीरिक दक्षता का है। ठीक है, दिव्यांगजनों के अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट मिलेगी। शारीरिक परीक्षण के लिए किनको बुलाया जाएगा? शारीरिक परीक्षण को उनको बुलाया जाएगा जो मेरिट लिस्ट में जिनके नाम होंगे, जो मेरिट लिस्ट में आएंगे उनको शारीरिक दक्षता परीक्षण तो बुलाया जाएगा। यदि आप मेरिट लिस्ट में आ भी जाते हैं और यदि आपने शारीरिक दक्षता पूर्ण नहीं की है तो आप मेरिट लिस्ट बाहर हो जाएंगे और आपसे नीचे वालों उससे आपसे कम अंक वालों मेरिट लिस्ट से नीचे वालों को शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। ये जो शारीरिक दक्षता बताया मैं आपको लाइनमैन के पोस्ट के लिए। अब बताता हूँ मैं सुरक्षा उप निरीक्षक प्रशिक्षु एवं सुरक्षा सैनिक प्रशिक्षु के लिए आवश्यक शारीरिक मापदंड क्या है। इनके लिए जो मापदंड, ऊंचाई उनकी कम से कम 167.5 सेंटीमीटर या उससे अधिक होने चाहिए और महिलाओं के लिए न्यूनतम 152.4 सेंटीमीटर या उससे अधिक होना चाहिए। इसी तरह सीना पुरुषों के लिए बिना फुलाए न्यूनतम 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर न्यूनतम 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना। और जो सीना बिना बगैर फुलाए और फुलाने के बीच में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। और आवेदक के घुटने नहीं मिलने चाहिए, पैरों के पंजे सपाट नहीं होना चाहिए, आवेदक हकला नहीं होना चाहिए, आवेदक की श्रवण क्षमता एवं दृष्टि अच्छी बिना चश्मे के 6x6 से कम नहीं होनी चाहिए, आवेदक रंगों का भेद करने में सक्षम होना चाहिए, आवेदक का वजन उसकी उम्र ऊंचाई के अनुपात में होना चाहिए। सुरक्षा उप निरीक्षक और सुरक्षा सैनिक, सुरक्षा उप निरीक्षक सुरक्षा सैनिक के जो पद हैं उसके लिए शारीरिक दक्षता के बारे में बात करते हैं। तो सुरक्षा उप निरीक्षक और सुरक्षा सैनिक हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के आधार जो मेरिट लिस्ट बनेगी उन्हीं को बुलाया जाएगा और उनको क्या करना पड़ेगा, आपको शारीरिक दक्षता पर 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट पूरी करनी होगी। पुरुष को, महिला को 3 मिनट 30 सेकंड, भूतपूर्व सैनिक को 3 मिनट से 30 सेकंड में, है ना। उपरोक्त 800 मीटर की दौड़ केवल शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए है, इसके लिए अलग से कोई अंक नहीं दिया जाएगा और यदि आप उसे पूरा नहीं करते हैं तो आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो मेरिट लिस्ट है
मेरिट लिस्ट परीक्षा परिणाम घोषित होने के 1 साल के लिए वैध होगी, है ना। और जो वेटिंग लिस्ट है कंपनी की आवश्यकता अनुसार तय की जाएगी और उसके उन्हें जरूरत पड़ने पर कंपनी आपको बुला सकती है। अब इसमें एक क्लैरिफिकेशन मैं बता दूं आपको कि ऑनलाइन परीक्षा में 2 या 2 से अधिक लोगों के जब एक जैसे नंबर आ जाएंगे तो उनको मेरिट कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले जन्म तिथि में अधिक आयु वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि 2 कैंडिडेट के अगर नंबर सेम है और इसमें यदि किसी की एज ज़्यादा है तो उसको प्राथमिकता मिलेगी। और एक या एक से अधिक आवेदक यदि के नंबर एक जैसे हैं तो 10वीं में जिसके अंक अधिक होंगे वो मेरिट लिस्ट में ऊपर रहेगा। अभी मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से पद हैं, कितने पद हैं, इनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, टेस्ट कैसा होगा और आपको शारीरिक आप ये किस पद के लिए कौन सी कितनी शारीरिक दक्षता की उसके बारे में डिटेल पूरा बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें आवेदन शुल्क कितना लगेगा। इसमें आवेदन शुल्क के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए, अनरिजर्व वर्ग के लिए 1200 रुपये है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी या स्थानीय निवासी, अनुसूचित जाति SC के लिए, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग, OBC, EWS के सभी के लिए 600 रुपये है। कि आवेदक एक से अधिक पदों पर आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है तो आवेदक को प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन देने होंगे। क्लियर कि भाई 27 तरह के पद हैं। 27 पदों में अगर आप अधिक कैंडिडेट आप योग्य हैं और उनमें एक से अधिक पद भरना चाहते हैं तो आपको एक से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन पत्र भरने होंगे और अलग अलग फीस भी जमा करनी होगी। अब बात करते हैं आवेदन कैसे करें। तो आवेदन कैसे करना है उसके बारे में आपको पूरा बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ऑनलाइन MP के ऑनलाइन www.mponline.gov.in या iforms.mponline.gov में जाइए। इसमें जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जब आप ऑनलाइन आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने जाएं MP ऑनलाइन से जब आप फॉर्म भरें तो आपके पास उस समय तुरंत कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। एक 10वीं क्लास की अंक सूची, मध्य प्रदेश मूल निवासी या स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश की मूल निवासी के आवेदन हेतु जाति प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता के अंक सूची प्रमाण पत्र, है ना, अनुभव प्रमाण पत्र, आवेदक का नया रिसेंट फोटोग्राफ, आवेदक के हस्ताक्षर, आयु सीमा में छूट के संबंधित दस्तावेज यदि हो तो, है ना। ये सब पूरी डिटेल आपको इन सब चीज़ें डिटेल पहले साथ में लेके रखना है, इनको स्कैन करके रखना है और फिर उसके बाद आप साइट पर जाके फॉर्म भरना और पूरा फॉर्म भर के उसके प्रिंट आउट लेना ना भूलें। अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी इतना सब कुछ बता दिया मैंने सब चीज़, लेकिन बताया कि फॉर्म कब शुरू हो रहा है और कब लास्ट डेट है। तो ऑनलाइन पंजीयन आवेदन शुल्क ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 24 दिसंबर 2024 से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। ऑनलाइन पंजीयन आवेदन शुल्क भुगतान एवं आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 23 जनवरी 2025 की रात के 12 बजे तक। ऑनलाइन आवेदन में सुधार करने हेतु समय सीमा है 20 जनवरी 2025 से 25 जनवरी 2025 तक। आप यदि आवेदन में कोई त्रुटि हो जाती है तो आप उन्हें सुधार कर सकते हैं। ठीक। और ये जो ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा के पश्चात दावे सत्यापन की जो तिथियां हैं, एग्जाम की डेट है, उसके बारे में आपको बाद में जानकारी दी जाएगी और साथ में आप इसके लिए आप MP ऑनलाइन की साइट पर विजिट करते रहें। और आप जब MP के आवेदन पोर्टल के माध्यम से ही आप प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे और यदि आपको कुछ दिक्कत आ रही हो तो कंपनी के हेल्पलाइन नंबर 0755-6720-200 पर भी आप संपर्क सब। अब मैंने इस पोस्ट के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देती है, कब से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, आवेदन शुल्क कितना है, क्या आवेदन कैसे करना है, कौन कौन से योग्यता चाहिए और एक से अधिक आवेदन पत्र भरने के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। और ये सब बताने के बाद अब मैं आपको बताऊं कि जो प्रशिक्षण अवधि है और इसमें बॉन्ड भरना प्रशिक्षण अवधि है, इसमें आपके
क्या डिटेल है, कितना रही है, ये सब मैं पूरा डिटेल बताऊँ। इसमें जो है देखो कार्यालय सहायक प्रशिक्षु कार्यालय सहायक श्रेणी के जो प्रशिक्षु का जो वेतनमान है वो 19,500 से 62,000 तक है। लाइन परिचारक वितरण प्रशिक्षु का 19,500 से 62,000 है। सुरक्षा उप निरीक्षक की 22,100 से 70,000 और कनेक्स का अभियंता मैकेनिकल प्रशिक्षु 32,800 से 1,03,600 और कनेक्स अभियंता सहायक प्रशिक्षु 32,800 से 1,03,600। इसमें जो भी कैंडिडेट जो चुने जाएंगे और जब उनकी पोस्टिंग होगी तो उनको नवीन पेंशन योजना भी मिलेगी, एनपीएस लागू होगी। कंपनियों में नियुक्ति पर प्रावधान किए जाने पर नई पेंशन योजना एनपीएस के पात्र होंगे, है ना। और परीक्षा अवधि रहेगी यह नियुक्ति प्रशिक्षण अवधि सहित 3 वर्ष की परीक्षा अवधि के दिन रहेगी। आज मैंने जिस टॉपिक पे बात की है ये जो मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर जो जिसके अधीन छः कंपनियां मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण का काम करती हैं। इसमें जो आवेदन करने की प्रारंभ तिथि से लेकर अंतिम तिथि, योग्यता और कैसे आवेदन करें, तो कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, कितनी फीस है, इन सब के बारे में मैंने पूरी डिटेल रूप से आपको जानकारी दी। और इसमें भी यदि आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, तो मैं उसके आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। और यदि इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो या तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, तो मैं डायरेक्ट आपको पीडीएफ दे दूंगा। और यदि आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल जॉब यूनिवर्स पर जाकर को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। और आप हमेशा आप मुझे अपने कमेंट्स के रूप में अपने आशीर्वाद दीजिए कि मैं और अपने में क्या सुधार कर सकूं, अपने वीडियो में क्या सुधार कर सकूं। और आपको किस क्षेत्र में, आपको जीके के बारे में ज़्यादा सीरीज चाहिए या आपको किसी टेक्निकल क्षेत्र के बारे में ज़्यादा टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए, तो ये सब चीज़ें आप मुझे कुछ सजेशन देंगे तो मैं उस क्षेत्र में आपको अपनी सीरीज आप सभी के सामने लेके आऊँगा। और आप अपनी योग्यता के बारे में भी लिखिए वीडियो कि आप किस क्षेत्र, किस शहर से हैं, किस आपकी क्या योग्यता है, आपको किस लेवल की आपको जॉब के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए या किस लेवल के बारे की आपको सामान्य ज्ञान की जानकारी चाहिए। ये सब चीज़ों के बारे में आप जितना आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उतना मैं अपने आप को आपके हिसाब से अपने आपके लिए मैटर लेके आ सकूँगा। तो दोस्तों अब मैं आपसे लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी पहली बार आए हैं और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और मेरे इस वीडियो को प्यारा से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और इसी तरह से आप अपना जो भी फीडबैक है वो मुझे भेजिए और जिससे कि मैं अपनी और गुणवत्ता में सुधार कर सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।